नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन हेल्थ प्रोग्राम सेहत आपकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज सेहत आपकी में हम जिस विषय को लेकर आए हैं उस विषय को जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी करने के बाद हम अपनी आने वाली पीढ़ियां और अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में विस्तार से जानकारी का हासिल कर पाएंगे और उन्हें स्वस्थ रखते हुए सुरक्षित रख पाएंगे। इसीलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं हमारा आज का विषय क्या है। जी हाँ, हमारा आज का विषय है बच्चों में जन्मजात विकृतियां। और आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए और विस्तार से हमारे और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केजीएमयू लखनऊ के पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टर जिलेदार रावत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दर्शकों में आपको बता दूं कि डॉक्टर जेडी रावत जी एचओडी भी हैं पीडियाट्रिक विभाग के और वहां पर प्रोफेसर भी हैं। और आज इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए और अपने प्रश्न सीधे तौर पर डॉक्टर साहब से पूछने के लिए फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2288-698 और दूसरा नंबर है 0522-4015-988। इन नंबर्स के जरिए आप सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बच्चों में जन्मजात विकृतियां होती हैं, ये कौन सी विकृतियां होती हैं? बच्चों में कई तरह की जन्मजात विकृतियां होती हैं जी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो करीब 3 से 4% ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब 100 में 25 से 50 के बीच प्रेगनेंसी के बीच में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कि पैदाइशी नुक्स होता है, जिसको हम जन्मजात विकृतियां कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमको दिखते हैं, वो चाहे शरीर के सरफेस पर हों या शरीर के अंदर हों, लेकिन कुछ विकृतियां ऐसी होती हैं कि जैसे वो बच्चा शुरू में देखने में तो लगेगा एकदम नॉर्मल बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे का विकास होता है तो ये मालूम होता है कि ये बच्चा और बच्चों के अपेक्षा जो है कमजोर है, चलने में, पढ़ने में, हर चीज में। तो उस समय वो विकृति पता लगती है। तो जो विकृति हमको दिखती है शरीर के ऊपर, वो ज्यादातर शरीर के ऊपर एक सूजन के रूप में होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे का सर बढ़ा होता है या पीछे रीढ़ की हड्डी पर फोड़ा होता है, तो उनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है कि जैसे गले में सूजन हो गई पैदाइशी, या कई जगह पैचेज रेड कलर के हो जाते हैं। तो जो सूजन होती है ज्यादातर उनको हम लोग सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। या शरीर के ऊपर किसी रूप में वो लाल चकत्ते टाइप बनते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उसको हम हेमेंजियोमा बोलते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी पैखाने का रास्ता नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके खाने की नली सांस की नली से जुड़ा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनकी अंडकोश, जैसे हम टेस्टिस बोलते हैं, नॉर्मली नीचे होना चाहिए, वो नीचे न होके ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। और पेशाब का रास्ता भी कभी नीचे जहाँ होना चाहिए वहाँ न होके नॉर्मल जगह होता है। तो इस तरह कई ऐसे मतलब होते हैं जो बाहर से दिखते हैं। क्या ये जो कटे फटे होठ जो होते हैं या तालू होते हैं, ये भी इसी में कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट में भी आते हैं। और कुछ बीमारियां बच्चों में अंदरूनी होती हैं, जैसे जैसे मतलब उसके सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग जांच कराते हैं तो पता लगता है कि बच्चे को अंदरूनी भी विकृतियां हैं, जैसे आपस में आंतें न जुड़ी होती हैं। और इसके अलावा जो है ये क्या बोलते हैं, पेशाब की जो नली है उसमें रुकावट है। और गुर्दे में सूजन है, लीवर में सिस्ट बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो ये विकृतियां शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों तरफ मिलती हैं। और जो कॉमन विकृतियां होती हैं सबसे ज्यादा तो हार्ट डिजीज की होती हैं। और दूसरा जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का होता है। इसके अलावा वेरियस सिंड्रोम्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सब विकृतियां दिखती हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं कि कॉमनली हार्ट से जुड़ी हुई, तो हार्ट से जुड़ी हुई किस तरीके की बीमारी हो सकती है? हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों में जैसे देखा जाए तो कभी कभी हार्ट जो है
उसमें छेद होता है, जिसे कहते हैं ना बचपन में हमारे बच्चे का छेद था, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या एओर्टिक आर्च राइट की जगह लेफ्ट हो सकता है। और वो टेस्ट के हिसाब से पता चलेगा। हाँ, वो जांच होती है, जांच से पता लगता है। और उसमें भी कई तरह की होती हैं कि बच्चा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नीला हो रहा है, तो एक तो वो होती है। दूसरे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हार्ट डिफेक्ट है फिर भी बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो जांच उच कराया जाता है, इको वगैरह, तो पता चला कि बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है जी। तो हार्ट की ऐसी बीमारियों का पता लगता है जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ मरीज जुड़े हुए हैं, आइए सबसे पहले हम उनके भी प्रश्नों को जान लेते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा करते हैं जी। मेरे बच्चे के पेट में बार बार दिक्कत हो रही है, इसका इलाज हम कहाँ कराएं? जी डॉक्टर साहब, ये आपके बच्चे के पेट में बार बार दर्द हो रहा है तो पहली चीज़ तो ये देखना पड़ेगा दर्द का कारण क्या है। हाँ। इसके लिए तो सबसे पहले चीज़ तो मैं ये कहूँगा किसी चाइल्ड सर्जन को दिखाएं, और वहाँ पर आकर के आप जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आएँ, और वहाँ पर हम लोग जांच कराएंगे दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो इसमें हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, और इसके अलावा कोई ज़रूरत होती है तो और भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि दर्द का कारण क्या है जी। एक और मरीज़ हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी लड़की को 2 महीने पैदा हुए हो गया है, उसको बार बार पेट फूल रहा है, पोटी साफ नहीं हो रही है, उसका कोई इलाज संभव है? जी देखिए, इलाज तो बिल्कुल संभव है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे का बार बार पेट फूल रहा है और पोटी खुल के नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी आंत में कहीं न कहीं रुकावट है। ये रुकावट 2 तरह से होता है, या तो देखना पड़ेगा बच्चे का जो पैखाने का रास्ता है वो सही जगह है या नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जैसे एक बीमारी होती है जिसको हर्सप्रंग डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें आंतें जैसे खाना खाने के बाद रेंगती हैं तो पैखाना बन के बाहर निकलता है। तो इन बच्चों में क्या होता है कि जहाँ तक आंत काम नहीं करती है पैखाना वहाँ आके रुका रहता है, और उसकी वजह से बार बार पेट फूलता है और बच्चा थोड़ा थोड़ा सा पोटी करता है। तो ये बीमारी की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ले आएँ तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे, और जो बीमारी होगी उसके अनुसार इसका इलाज करेंगे जी। हमारे साथ एक और मरीज जुड़े हुए हैं सर। मेरे बच्चे का लैट्रिन का रास्ता नहीं है, इसके लिए मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा। जी देखिए, ये बच्चों में पैखाने का रास्ता न होना ये बहुत अमूनन बात है, और बहुत से बच्चे हमारे कॉलेज में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इनमें हम लोग पहले जैसे बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादातर केसेस में तो पता लग जाता है कि बच्चे को पैखाने का रास्ता नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं होती है, जो गांव में डिलीवरी होती है, वो चीज़ पता लगने में कम से कम 24-48 घंटे लग जाता है। जब तक बच्चा पेट न फूले और पोटी न करे तब तक कोई नीचे देखता नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में हम लोग बच्चे को मतलब बुला करके इमरजेंसी में एडमिट करते हैं, और इसके बाद इसका एक्सरे करा करके देखते हैं कि पैखाने का रास्ता कितनी दूरी तक बना है। उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैखाने का रास्ता एक बार में नीचे से बनेगा, या अगर बहुत लंबा तक नहीं बना हुआ है तो फिर उसको हम लोग जो है पहले बाईपास करते हैं ताकि बच्चा सेफ हो जाए, और जब बच्चा ठीक रहता है तो 3-4 महीने के बाद उस पैखाने को रास्ते को हम लोग कायदे से बना करके और फिर ऊपर से जोड़ देते हैं तो कंटिन्यूटी बन जाती है। तो इलाज तो बिल्कुल संभव है, बशर्ते मरीज समय से इंस्टीट्यूशनल जाए जहां पर पीडियाट्रिक सर्जन की ऑपरेशन की व्यवस्था है। एक और हमारे साथ मरीज जुड़े हुए हैं सर, आइए जाते हैं। मेरे बच्चे ने अभी 24 घंटे से लैट्रिन नहीं की है और पेट फूला हुआ है, क्या इसका इलाज हो सकता है? लगभग वही प्रश्न है आपका भी सवाल जो है, जैसे पहले मरीज ने पूछा था कि बार बार पेट फूलता है, पोटी खुल के नहीं होती है, तो इनके भी मरीज में संभावना उसी बीमारी 2 की लग रही है कि या तो हर्सप्रंग डिजीज होगा या पैखाने का जो रास्ता है नीचे देखना पड़ेगा सही जगह है या नहीं है। तो ऐसे मरीज को हम लोग जरूर बुलाते हैं मेडिकल कॉलेज आएँ, और वहाँ पर हम लोग जाँच करेंगे, और जाँच में जो भी चीज़ें मिलेंगी अकॉर्डिंगली इसका इलाज होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन विकृतियों की अभी हमने बात की थी उनके लक्षण क्या हैं? कैसे पता हो कि आमतौर पर कि हमारा बच्चा किसी विकृति से जूझ रहा है?
जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो वो तो कुछ हैं रीज़न। बिल्कुल, जैसा अभी कई मरीज के पेरेंट्स ने हमसे बात किया कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ है जी। तो तकलीफ के अनुसार ही हम लोग पता करते हैं कि बच्चे में क्या विकृति हो सकती है। जैसे ये बता रहे हैं कि बार बार पेट फूलता है, पोटी खुल के नहीं होता, तो ये मान के चला जाता है कि पैखाने के रास्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी। तो जैसा सिम्टम्स ज़्यादातर तो मरीज के पेरेंट्स ही बताते हैं हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। फिर हम लोग उसको लिटा के बच्चे को एग्जामिन करते हैं कि फैक्ट क्या है। अब जैसे पेशाब का रास्ता सपोज जहाँ होना चाहिए वहाँ न हो करके लड़के में उसके नीचे है, तो वो हम लोग देखते हैं, फिर उसके अनुसार उसकी जांच कराते हैं। उसके लक्षण पता होते हैं कि पेशाब का रास्ता नीचे है इसमें, और जिसको हाइपोस्पेडियास बोलते हैं, तो उसके अनुसार उसकी फर्दर जांच करा के ऑपरेशन वगैरह करते हैं। दूसरा ये होता है कि जहाँ तक और बीमारियों की बात है, जैसे सिर में पानी की शिकायत है, तो वो तो दूर से दिखेगा बच्चे की सर जो है काफी बड़ा हो गया है, और बच्चे का सर बढ़ गया है तो हम लोग बच्चे का हेड सरकमफरेंस नापते हैं। नॉर्मल जो है सरकमफरेंस है उससे कंपेयर करते हैं तो लगता है बड़ा है। फिर उसके और भी जांचें हैं हम लोग कराते हैं। फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करा करके देखते हैं अंदर ब्रेन पेरेन्काइमा में क्या कंडीशन है, और अगर उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेटेड हैं तो ये लग जाता है कि ये बच्चे को हाइड्रोसेफेलस की शिकायत है। फिर उसी के अनुसार फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जी। और इसी तरह हमने आपसे बताया कि पीछे जो कमर की हड्डियों पर फोड़े होते हैं वो भी ओबीएस हैं, दिखते हैं, न्यूरल ट्यूब जिसे कहते हैं, तो वो यूजुअली एक थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह लेयर्स होती हैं। उसके नीचे जैसे फ्लूइड्स दिखता है वो दिखता है, कभी कभी न्यूरल टिश्यू भी दिखते हैं। उसके साथ में बच्चे में पैरों में कमजोरी भी हो सकती है, और कभी कभी टट्टी पेशाब भी नहीं रुकती है, बहता रहता है, और साथ में सिर में पानी की शिकायत है। तो लक्षण जो है बीमारियों के बड़े ओबियस होते हैं, और जो बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं उनके लक्षण थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनको हम लोग जांच के माध्यम से ही पता लगता है कि अंदर क्या है जी। डॉक्टर साहब, चूंकि विज्ञान ये मानता है कि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, तो इन विकृतियों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इन विकृतियों में ज्यादातर तो पता नहीं लगता क्या वजह थी, लेकिन जो हम लोगों ने ज्यादातर देखे हैं और जो कारण हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ज्यादातर में तो ये देखना है कि ये जो बीमारी है पैदाइशी विकृतियों की, ज्यादातर लोअर एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन में ज्यादा मिलती है। और मिडिल एंड लोअर क्लास पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि जहाँ पर जैसे स्मोकिंग होती है, मदर अगर स्मोकिंग करती है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल नहीं है, या कोई अल्कोहल का सेवन करता है, या टोबैको का सेवन करता है, इनमें ज्यादा इंसिडेंस मिलता है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे विटामिन की डिफिशियंसी है, फॉलिक एसिड की, या आयोडीन की डिफिशियंसी है, तो इन डिफिशियंसी में भी उनके बच्चे में पैदाइशी विकृतियां ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर मदर जो है पेस्टिसाइड, आजकल बहुत केमिकल वगैरह यूज होते हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, तो इन सब में के कारण जो है पैदाइशी विकृतियां बढ़ जाती हैं। और कुछ विकृतियां जो है आनुवांशिक होती हैं, आपने सुना होगा। तो ये आनुवांशिक दो तरह से होती हैं, एक तो होता है कि जीन का म्यूटेशन हो जाता है, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, क्रोमोसोम कम हो जाते हैं किसी तरह, जैसे डाउन सिंड्रोम है, 21 ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इस तरह की विकृतियां आनुवांशिक होती हैं, तो ये इनके कारण होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये सब जो इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेते हैं कि क्या रीजन है। अगर मान लीजिए मदर में कोई ऐसी भी चीज निकलती है, तो मदर का भी अनट्रीटेड है तो उसका बताते हैं भाई इनका भी इलाज करा लीजिए, नहीं अगले बच्चे में आपको ये प्रॉब्लम फिर हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सब रीजन्स होते हैं। एज फैक्टर भी हो सकता है क्या? एज फैक्टर भी होता है। अगर देखा गया है कि मदर की एज बहुत एडवांस हो जाती है, तो उसमें भी नंबर ऑफ कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ज्यादा मिलते हैं जी। तो इसीलिए जो मदर 40 के ऊपर की जो प्रेगनेंसी पहली होती है, उनमें ये इंसिडेंस रिलेटिवली ज्यादा मिलता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में तो कम होता है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी जितना डिले होगा
उसमें इंसिडेंस ज़्यादा मिलता है। जी सर, हमारी टीम ने एक लघु फिल्म बनाई है, आइए सबसे पहले उसकी तरफ हम निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद आगे के डिस्कशन को करते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, तो अभी हमने देखा कि केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की ये इमरजेंसी वार्ड को दिखाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीडियाट्रिक विभाग जो है उसमें किस तरीके की सुविधाएं इन बच्चों के लिए जो जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में हमारे यहाँ बच्चों में हम लोगों ने 3 तरह के वार्ड बना रखे हैं। एक तो जो नियोनेट होते हैं, जो एक दिन पैदा होके जो 28 दिन के या 30 दिन के बच्चे होते हैं, हाँ। उनमें जो विकृतियां होती हैं उनको हम अलग रखते हैं जी। क्योंकि उनका मतलब अलग ही वो रखे हैं, इसलिए क्योंकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह का इंसिडेंस कम हो, उनको अलग आइसोलेट करते हैं। और कुछ एक ग्रुप हमारा वैसा है कि जिसमें हमारे इमरजेंसी बच्चे रहते हैं, जैसे किसी की आंत फट गई है या फंस गई है या उसको चोट लग गई है, सीने में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग अलग रखते हैं। और उसी ग्रुप के साथ हम लोग जो ऑपरेशन करके बच्चे लाते हैं उनको अलग रखते हैं। और तीसरा ग्रुप है हमारा जो पेशेंट वेट करता है सर्जरी के लिए। तो इसलिए इस तरह हम लोगों ने 4 ग्रुप में अपने बच्चों को डिवाइड करके रखे हुए हैं ताकि उनका इलाज उसी ढंग से हो कि जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत है उसमें इमरजेंसी की सेवाएं मिले, हाँ। और जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव एरिया है उसमें पोस्ट ऑपरेटिव की मिले। सर, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी बात हम सुन लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम मनीषा चौहान है जी। प्रश्न पूछें मैम। मेरे बच्चा 9 साल का लड़का है, वो जब लैट्रिन सर करता है तो उसकी जो गांव में लोग बोलते हैं जिसके कांच उसको बोलते हैं जी, तो वो निकल जाता है जब लैट्रिन करता है, उसी की तरह मांस की तरह जी। इनका 9 साल का बच्चा है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो लैट्रिन वगैरह करता है तो उस समय गांव पे एक बात कही जाती है, कांच निकल जाना। ओहो, तो ये समस्या होती है। उसको बेसिकली अंग्रेजी में रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं जी। तो ऐसे में रेक्टल प्रोलैप्स बेसिकली 2 वजह से होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या है कि बच्चे में कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर बच्चे को कब्ज की शिकायत है तो कब्ज को ज़रूर दूर कराएं, उसके लिए बच्चे को हाई फाइबर डाइट दिलवाएं और पानी वगैरह की मात्रा लें और रेगुलर डाइट दें और साथ में टॉयलेट ट्रेनिंग दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चा अगर कॉन्स्टिपेटेड रहेगा और प्रेशर लगाएगा तो फिर वो जो है रेक्टम फिर बाहर आएगा, उसको रेक्टल प्रोलैप्स करते हैं। दूसरा कारण होता है कि कभी कभी लूज मोशन वगैरह की वजह से नीचे का जो सपोर्ट होता है वो कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बाहर आता रहता है। तो अगर लूज मोशन की वजह से आता है तो लूज मोशन वगैरह को हम लोग दवा देके कंट्रोल कर लेते हैं और वो अंदर पुश कर देते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रॉब्लम है तो पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं, फिर साथ में उसका अगर ज़रूरत पड़ेगी तो छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको करके अंदर तब बंद कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि केजीएमयू डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है जी। तो उन 3 हिस्सों में किस तरीके से मरीज को रखा जाता है? नहीं, जैसे हमने बताया ना, 1 महीने से कम के बच्चे जो आते हैं उनको हम नर्सरी में रखते हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जैसे पैखाने का रास्ता नहीं है या खाने की नली, सांस की नली से जुड़ी हुई है, या जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे सिर में पानी भर गया है और पीछे फोड़ा है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करते हैं। और कभी कभी वो भी बच्चे आते हैं जिनमें बड़ी आंत में आपस में जुड़ी नहीं होती है छोटी आंत से,
जिसको हम एट्रीजिया बोलते हैं। हाँ। तो ये बच्चे हैं, या कभी कभी पूरी आंत जो है फेफड़े में चली जाती है, उसको हम डायफ्रागमेटिक हर्निया कहते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो हम नर्सरी में रखते हैं, जो 1 महीने से नीचे हैं प्रॉब्लम के, और इससे बड़े जो बच्चे आते हैं उनको अलग आइसोलेट करते हैं। ओके। कई बार होता है कि माँ बाप को ये दिखाई देता है कि हमारे बच्चे में विकृतियों के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी एक हमारे मरीज ने भी पूछा था कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। आमतौर पर ये होता है कि बच्चों में जब विकृति दिख रही है तो उसे लेकर हम कहाँ जाएं। आसपास के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें तो दिखा लेते हैं, वो उस समय तो दवा दे देते हैं कि हाँ भाई वो उम्र के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः उसका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए, ये ज़्यादातर जो है पब्लिक अवेयरनेस पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में नहीं है। हाँ। जैसे बड़ों के सर्जन होते हैं, आज के दौर में बच्चों के सर्जन अलग होते हैं। हाँ। जो हम लोग 1 दिन का बच्चा पैदा होता है उससे लेके 12 साल के बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम होती है सीने में, पेट में, तो वो हम लोग ऑपरेशन उसका करते हैं। हाँ। अच्छा, गांव में क्या होता है कि गांव में सर्जन अगर है तो सब लोग किसी तरह की सर्जरी की बात होती है तो वो सर्जन से कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, 12 साल के नीचे हैं, अगर उनको सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप जो है पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह से ऑपरेशन या इलाज कराएं। और इनके हर मेडिकल कॉलेज में आजकल जो है पीडियाट्रिक सर्जन की पोस्ट है, और वहां पर आप जाएं और वहां पर संबंधित डॉक्टर से मिलें और वो जांच करके उसका इलाज करेंगे। अगर उनके यहाँ सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर वो हार सेंटर है, जैसे KGMC है, PGI है, इन सब में पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर खुले हुए हैं, और वहां पर मरीज आए और उसका हम लोग फर्दर इलाज करें। सर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बच्चों में ये विकृतियां ना हो? जैसा आपने शुरुआत में बताया कि 100 में से बहुत कम ही 2 या 3 बच्चों को होता है ऐसा, उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं कि किस तरीके से हम कुछ चीज़ें अपना सकते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं हैं या उसके अलावा भी कुछ उपाय हैं कि बच्चों में वो बीमारी ना आए या वो विकृति? देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जी, और इस पर हमको ज़्यादा ध्यान और गौर करने की ज़रूरत है कि बच्चे को विकलांगता ना हो। हाँ। और बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हो, ये हर एक का ड्रीम होता है। इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमको मदर को फिट रखना है। हाँ। मदर को फिट करने के लिए मदर को हर तरह का जो न्यूट्रिशन मिलता है, हाँ, कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का एक उचित मात्रा हो, विटामिन टाइम से मिले उसको, और साथ में वो बीमारी फ्री हो। हाँ। मतलब जैसे अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, झटके की बीमारी है, तो ये सब बीमारी प्रेगनेंसी से पहले ठीक होनी चाहिए। अगर ये सब ठीक है तो जब भी बच्चा होगा वो यूजुअली स्वस्थ होगा। और इसके अलावा जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनको जेनेटिक काउंसलर होते हैं, उनको हम लोग जेनेटिक जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट वाले, हाँ, जिनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि नेक्स्ट बच्चे में ये इशू होगा, तो ऐसे पेरेंट्स को हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं ताकि उन बच्चों में ये दोबारा न आए प्रॉब्लम, और उनको जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा काफ़ी हद तक रोका जाता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर मदर और फादर दोनों एजुकेटेड हैं और प्लान वे में सर्जरी हो रही है जी, तो प्लान वे में सारी प्रेगनेंसी प्लान हो रही है कि हमको अगला फैमिली प्लानिंग का, तो उसमें मदर बहुत बढ़िया है कि स्वस्थ हो, तभी जाके ये सब कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट कम होगा। और दूसरा चीज है कि मदर कोई स्मोकिंग न करे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कोई अल्कोहल न ले, कोई टिबक, जो काजेज हमने बताए हैं, जो नॉर्मल काजेज जो अवॉइड किए जा सकते हैं प्रेगनेंसी में, उसको जरूर अवॉइड करें। इससे बच्चा स्वस्थ होगा, विकृत रहित होगा। अभी जो आपने बात बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पर जो आपने बताया पौष्टिक आहार का उल्लेख किया है। पौष्टिक आहार क्या वास्तव में होने वाले बच्चे पर भी सीधे तौर पर कोई असर करता है माँ के पौष्टिक आहार से? बिल्कुल, अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा जरूर स्वस्थ होगा। ये अक्सर हम लोगों ने देखे हैं कि अगर माँ बीमार रहती है, हाँ, मान लीजिए उसका खून की कमी है और उसको प्रोटीन की कमी है शरीर में, और साथ में डायबिटीज है, तो नेचुरली उसका बच्चा भी उसी तरह का है, उसमें कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के साथ और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जी। तो इसलिए न्यूट्रिशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मदर के लिए। और जैसे आपने बताया स्पाइना बाइफिडा है, ये देखा गया है कि इसमें फोलिक एसिड
टैबलेट होती है, तो इसमें हम लोग मदर को और फादर को ये देते हैं फोलिक एसिड करीब 2 से 3 महीने पहले प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी की। 4 मिलीग्राम का फोलिक एसिड डेली वो लें टिल प्रेगनेंसी जी। तो उससे क्या है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो बच्चों में ये मिलता है स्पाइना बाइफिडा वो बहुत कम हो जाता है। नहीं तो इट इज यूजुअली मेंशन बुक में कि 10 से 15% इंसिडेंस ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो न्यूट्रिशन प्लस जो विटामिन्स हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैटरनल ये बर्थ डिफेक्ट में। जी डॉक्टर साहब, इतने विस्तार से आपने जो आज का विषय है बच्चों में जन्मजात विकृतियां, इस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी, आशा करता हूं कि सभी दर्शकों को उस जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा और हम सब के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी या अगली पीढ़ी के बारे में हम पूरी तरीके से सुरक्षित तौर पर उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों, जैसा हमारा आपसे हर बार निवेदन होता है और बार यही आपसे हम प्रॉमिस भी करते हैं कि हर बार आपको नए विषय के साथ रूबरू करवाएंगे और अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। उसी क्रम में इसी वादे के साथ कि अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार। नमस्कार। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने